जय हिंद बच्चों। जैसे कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो परीक्षा होने वाली है 23 अगस्त को, मतलब जो री एग्जाम होने वाला है। एक बार एग्जाम हुआ था, लीक हो गया, तो उसके बाद री एग्जाम का डेट आया है 23 अगस्त को। जो 23 अगस्त को परीक्षा होने वाली है यूपी पुलिस कांस्टेबल की, उसमें यूपी पुलिस का जो जितना भी सिलेबस था, उस सिलेबस में से उस सिलेबस में बहुत सारे सब्जेक्ट थे। उन्हीं सारे सब्जेक्टों में से एक सब्जेक्ट है पॉलिटी। जिस पॉलिटी के बारे में हम जानेंगे। पॉलिटी के बारे में जानने से पहले हम उसके सिलेबस के बारे में जानेंगे कि पॉलिटी के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं, क्या क्या पूछा जाएगा। तो सिलेबस से पढ़ने का यही फायदा है कि आपका टाइम बच जाता है और आपकी तैयारी बहुत स्ट्रांग हो जाती है। तो आपको इधर उधर भटकना नहीं होता है। लेकिन सिलेबस के अंतर्गत जितने भी टॉपिक हैं उन सबको हमें बहुत ही डिटेल से कवर करना है, क्योंकि एग्जाम का कोई पता नहीं रहता कि कब कौन सा क्वेश्चन पूछ ले। तो हमें हमें प्रॉपर प्रिपेयरिंग कर लेना चाहिए। आज की इस क्लास में हम पॉलिटी से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं उन सब के सिलेबस के बारे में हम जानेंगे। पॉलिटी के सिलेबस के बारे में जानेंगे कि पॉलिटी के अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए। तो चलिए आज की इस क्लास में हम सबसे पहले पॉलिटी के सिलेबस के बारे में जानेंगे, और उसके बाद हम आपको डेमो क्लास देंगे। पहला जो टॉपिक होगा, उसके बाद हम कंटिन्यू क्लासेस करेंगे जब तक एग्जाम नहीं हो जाएगा। तो बहुत ही क्विक रिवीजन बहुत ही क्विक रिवीजन चाहिए, क्योंकि टाइम बहुत कम है। हमें बहुत सारे टॉपिक को कवर करना है, बहुत सारे सब्जेक्ट को कवर करना है। तो हम मेन टॉपिक को बहुत ही शॉर्टली और बहुत ही अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। और जो परीक्षा की दृष्टि से, एग्जाम की दृष्टि से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उन सब पर हम चर्चा करेंगे। और आप भी प्रैक्टिस करते रहिए और खूब जम के बहुत अच्छे से केयरफुली होकर तैयारी कीजिए। तो चलिए आज इस क्लास की शुरुआत करते हैं। लेट्स बिगिन। देखिए, यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो परीक्षा री एग्जाम होने वाला है, उसमें पॉलिटी एक सब्जेक्ट है हमारा। पॉलिटी में हम पॉलिटी का सिलेबस देखेंगे। पॉलिटी के अंतर्गत हम कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है संविधान। हम उन्हीं संविधान के बारे में जितने भी टॉपिक आएंगे वही सब पॉलिटी के सिलेबस होते हैं। तो चलिए एक एक करके सारे सिलेबस के सारे पॉइंट को हम समझ लेते हैं। एक एक टॉपिक को हम समझ लेते हैं, उसके बाद हम एक एक टॉपिक को बहुत ही डिटेल से कवर करेंगे। तो पहला टॉपिक है संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूंट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। इसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। आप इंग्लिश में साथ साथ में जानते चलिए, क्योंकि जो भी इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनके भी समझ में आना चाहिए। तो संविधान सभा को कहते हैं कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। और दूसरा टॉपिक है सिलेबस का, दूसरा टॉपिक है उद्देशिका। उद्देशिका मतलब प्रियम्बल। प्रियम्बल इंग्लिश में कहते हैं प्रियम्बल। उद्देशिका को और क्या कहते हैं? प्रस्तावना। प्रस्तावना, ठीक है। तो आप नाम से कंफ्यूज मत होइएगा, ये सारे नाम इसी के हैं। इसको आप उद्देशिका, प्रस्तावना या प्रियम्बल भी कह सकते हैं। इंग्लिश में प्रियम्बल कहते हैं, हिंदी में उद्देशिका और प्रस्तावना कहते हैं। तीसरा टॉपिक देख लेते हैं। तीसरा टॉपिक है संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, इसका मतलब होता है संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में हम बहुत ही डिटेल से एक एक आर्टिकल को भी कवर करेंगे और उसके बारे में भी आपको बताएंगे। आगे देख लेते हैं। चौथा टॉपिक है नागरिकता, सिटीजनशिप। सिटीजनशिप इसको कहते हैं इंग्लिश में सिटीजनशिप, नागरिकता। नागरिकता के बारे में जितने भी क्वेश्चन बन सकेंगे, जितने भी टॉपिक होंगे, उस सब पे हम डिटेल से चर्चा करेंगे। तो आप एक एक करके सारे टॉपिक, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सारे टॉपिक बस आपको सुनते ही याद हो जाएंगे। इसके अंतर्गत जितने भी क्वेश्चन बनेंगे। अगला देख लेते हैं। फिफ्थ है मूल अधिकार। मूल अधिकार को इंग्लिश में कहते हैं फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार को कहते हैं फंडामेंटल राइट्स। अगला देख लेते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक कितने से कितने आर्टिकल में है, इसका क्या काम है, इस सबको हम बहुत ही डिटेल से कवर कराने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं। डीपीएसपी। डीपीएसपी का मतलब होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसका फुल फॉर्म है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसका हिंदी में कहते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये तो था अच्छा। आगे देख लेते हैं। सात है मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य को इंग्लिश में कहते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज। आगे देख लेते हैं। आठवां है राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति।
इसको इंग्लिश में कहते हैं राष्ट्रपति को प्रेसिडेंट और उपराष्ट्रपति को कहते हैं वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, आगे देख लेते हैं संसद। संसद को कहते हैं पार्लियामेंट। क्या कहते हैं? पार्लियामेंट। ठीक है, संसद को कहते हैं इंग्लिश में पार्लियामेंट। हम 8वें टॉपिक में पढ़ेंगे, हमारा 8वां टॉपिक है राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति की शक्तियां क्या है, उनका निर्वाचन कैसे होता है, उनकी नियुक्ति कैसे होती है, और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, नियुक्ति और उनके पद का जो उम्र होता है, आयु होती है, सबके बारे में हम बहुत ही डिटेल से चर्चा करेंगे। और इस पर यह भी चर्चा करेंगे कि कितने से कितने अनुच्छेद में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद की बात की गई है। आगे देखते हैं संसद। संसद में पार्लियामेंट है, इंग्लिश में कहते हैं पार्लियामेंट संसद को। संसद के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा होगा, जिसका तीसरा अंग होता है राष्ट्रपति भी। इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। लोकसभा को कहते हैं निम्न सदन, राज्यसभा को कहते हैं उच्च सदन। तो इस सब के बारे में हम बहुत डिटेल से पढ़ने वाले हैं। आगे देख लेते हैं राज्य विधानमंडल। हर राज्य की विधानमंडल होती है। तो विधानमंडल स्टेट लेजिस्लेचर, इसको इंग्लिश में कहते हैं स्टेट लेजिस्लेचर। किसको? राज्य विधानमंडल को। तो राज्य विधानमंडल के बारे में भी हम पढ़ेंगे। स्थानीय स्वशासन के बारे में पढ़ेंगे, जिसको कहते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ये तो था 11 नंबर का टॉपिक। स्थानीय स्वशासन के बारे में हम पढ़ेंगे। 12 में हम पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को कहते हैं उच्चतम न्यायालय, हाई कोर्ट को कहते हैं उच्च न्यायालय। इंग्लिश में कहते हैं सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय को, हाई कोर्ट को कहते हैं उच्च न्यायालय। ठीक है, आगे देख लेते हैं 13 में हम पढ़ेंगे महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल, इसको महान्यायवादी को कहते हैं अटॉर्नी जनरल। आगे का टॉपिक हम देख लेते हैं। महान्यायवादी के बारे में भी हम बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। जितने भी टॉपिक हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। आप बस देखते जाइएगा, आपको सब कुछ इसी क्लास में याद हो जाएगा। देखिए 14 नंबर का है निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग को इंग्लिश में कहते हैं इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयोग को। आगे देख लेते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में हम बहुत ही डिटेल से कवर करेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और साथ साथ में ये भी समझते जाएंगे कि कितने से कितने आर्टिकल के बीच में इस सब पदाधिकारियों की और इस सब पदों की बात की गई है। आगे देख लेते हैं 16 है संघ लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग को कहते हैं यूपीएससी। इसका फुल फॉर्म है यूनियन पब्लिक सर्विसेज कमीशन। यूनियन पब्लिक सर्विसेज कमीशन संघ लोक सेवा आयोग को कहते हैं। तो इसके बारे में भी हमको पढ़ना है, क्योंकि यहाँ एक जो हम यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो तैयारी कर रहे हैं उसके अंतर्गत ये सारे टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको जान लेना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इसी से क्वेश्चन जितनी बार परीक्षा हुई है इतनी पूरे सिलेबस में से पूछा जाता है। अगर इतना पूरा सिलेबस अगर आपका तैयार हो गया है तो इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है। आगे देख लेते हैं वित्त आयोग। वित्त आयोग को कहते हैं फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग। वित्त आयोग के बारे में भी हम पढ़ेंगे और साथ साथ में आर्टिकल के इसके अंतर्गत आने वाले आर्टिकल के बारे में भी पढ़ेंगे। आगे देख लेते हैं 18 है राजभाषा। राजभाषा को कहते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज। भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। भारत की अगर पूछेगा तो राजभाषा, हर राज्य की अपनी एक राजभाषा होती है। जैसे उत्तर प्रदेश की राजभाषा क्या है? हिंदी है। वैसे हर राज्य की राजभाषा होती है, लेकिन जितने भी काम होंगे राज्य की भाषा में होंगे और राष्ट्रभाषा कुछ नहीं है। अगर पूछेगा तो राजभाषा है हमारे देश की कौन सी भाषा है? राजभाषा है। इसको कहते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज। ये 343 में है, 343 आर्टिकल 343 में इस राजभाषा की चर्चा की गई है। ठीक है, अनुसूची में भी राजभाषा की चर्चा की गई है, लेकिन ये आर्टिकल में भी इसको विस्तार से राजभाषा कैसे इसको स्वीकारा गया इस सब के बारे में चर्चा की गई है। अगला एवं लास्ट टॉपिक है आपात उपबंध। आपात उपबंध क्या होता है? इमरजेंसी प्रोविजन। इमरजेंसी प्रोविजन कौन लगाता है? तो राष्ट्रपति लगाता है। राष्ट्रपति की आपात संबंधी तीन आर्टिकल है, 356, 352, 356 और 360। ये 3 आर्टिकल है जो आपात उपबंध से संबंधित है और इन्हीं तीनों आर्टिकल को हम पढ़ेंगे। फिर से देख लेते हैं, साफ साफ लिख देते हैं। 352, 356, 360 ये राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां हैं, इमरजेंसी प्रोविजन है।
आपात उपबंध है, इन सब के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। कौन सा राष्ट्रीय आपात है, कौन सा वित्तीय आपात है, कौन सा आंतरिक आपात, राष्ट्रपति शासन है, ठीक है। इस सब के बारे में हम बहुत ही डिटेल से कवर करेंगे। तो ये था ये यूपी पुलिस कांस्टेबल की पॉलिटी का सिलेबस कि पॉलिटी के अंतर्गत हमें कितने टॉपिक को कवर करना है, कितने टॉपिक को हमें पढ़ के जाना है पेपर देने। तो एक बार फिर से हम क्विक रिवीजन ले लेंगे। हमें पढ़ना है संविधान सभा के बारे में, हमें पढ़ना है उद्देश्य का मतलब प्रियम्बल प्रस्तावना के बारे में, हमें पढ़ना है संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में, हमें पढ़ना है नागरिकता के बारे में और मूल अधिकार के बारे में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में, मूल कर्तव्य के बारे में, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के बारे में, संसद के बारे में, राज्य विधानमंडल के बारे में, स्थानीय स्वशासन के बारे में, सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के बारे में, महान न्यायवादी के बारे में, निर्वाचन आयोग के बारे में, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में, संघ लोक सेवा आयोग के बारे में, वित्त आयोग के बारे में और राजभाषा के बारे में और लास्ट आपात उपबंध के बारे में पढ़ेंगे। वैसे तो पॉलिटी का सिलेबस बहुत बड़ा है, अगर पूरा आर्टिकल अनुसूची और भाग पढ़ने लगे तो बहुत बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, बहुत बड़ा है, बहुत विस्तृत सिलेबस है पॉलिटी का। लेकिन हमें इसीलिए सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर हम पूरा पढ़ने लगे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। हमें जितनी चीज़ों की जितने टॉपिक की ज़रूरत है उन्हीं टॉपिक को हम अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे, ताकि कोई कंफ्यूजन भी ना रह जाए और पेपर में अच्छा स्कोर कर पाएँ। तो चलिए आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस सिलेबस का। उसके बाद हम पढ़ेंगे पहला टॉपिक क्या है हमारा, पहला टॉपिक संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए सिलेबस हो चुका है। आज का हम पहला टॉपिक ले रहे हैं संविधान सभा। संविधान सभा के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं संविधान सभा, जिसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, संविधान सभा। उसके पहले हम जान लेते हैं कि संविधान सभा से पहले हम जान लेते हैं कि संविधान सभा किसके अंतर्गत हमको पढ़ना है। तो संविधान के अंतर्गत पढ़ना है, जिसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है संविधान। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं संविधान किसे कहते हैं। तो संविधान दो शब्द से मिलकर बना है, समधन विधान। समधन विधान, इसका मतलब सम मतलब होता है समान और विधान का मतलब होता है नियम कानून, ठीक है, नियम कानून। जो नियम कानून सबके लिए समान हो, सबके लिए, हर व्यक्ति के लिए, जो हमारे देश में हर व्यक्ति के लिए जो नियम कानून समान हो, तो वो उसी को कहते हैं संविधान। इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। तो संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें समान नियम कानून, ऐसे समान नियम कानून बनाए गए हैं जो हर व्यक्ति के लिए समान हो, जिससे उस देश की शासन व्यवस्था जो है सुचारू रूप से चलाई जा सके। तो संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें सबके लिए समान नियम कानून बनाए गए हैं, जिससे किसी भी देश की शासन व्यवस्था सुचारू रूप से चलाई जा सके, उसी को कहते हैं संविधान। तो संविधान को इंग्लिश में कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। तो संविधान को हम जान गए, तो हमें पढ़ना क्या है, संविधान सभा। तो संविधान सभा हमको पढ़ना है, तो हमें ये जानना पड़ेगा संविधान सभा में कि संविधान सभा का जो पहले, संविधान सभा से पहले हमें कौन कौन से प्रस्ताव आए, कौन कौन सी समितियां बनाई गई, उसके बाद संविधान सभा का गठन हुआ। तो उससे पहले हम उसके पहले उसका विकास जान लेते हैं, उसका इतिहास जान लेते हैं, कैसे संविधान सभा का गठन हुआ। तो हमें जानना है कि संविधान सभा का गठन कैसे हुआ। तो सबसे पहले देख लेते हैं संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, उसका इतिहास जान लेते हैं। तो सबसे संविधान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब हुआ, तो आप कहें संविधान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, तो किसने किया, सर हेनरी मैन ने। संविधान सभा का सर्वप्रथम प्रयोग अगर पूछेगा क्वेश्चन में पेपर में पूछेगा तो आप कहेंगे सर हेनरी मैन। दूसरा पूछेगा विश्व में संविधान सभा का जनक किसे कहते हैं, तो आप ये जानिए कि भारत में संविधान सभा का जनक तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहते हैं, लेकिन विश्व में संविधान सभा के जनक किसको कहते हैं, तो विश्व में संविधान सभा के जनक कहते हैं जेम्स मेडिसन को। जेम्स मेडिसन को विश्व में संविधान सभा के जनक कहते हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं भारत में संविधान के जनक किसको कहते हैं। तो जैसा कि हम आपको बताया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा का जनक एवं जननी दोनों कहा जाता है। ये तो था कि संविधान जो शब्द है उसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया,
और विश्व में संविधान सभा की संविधान का जनक किसे कहते हैं, भारत में संविधान का जनक किसे कहते हैं। तो ये सब तो बेसिक से क्वेश्चन थे जो कभी भी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, इसलिए आपको जानना आवश्यक है। आगे देख लेते हैं संविधान सभा की मांग सबसे पहले कब हुई। तो संविधान सभा की मांग सबसे पहले 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक ने मांग की, एक बिल लाया, एक प्रस्ताव लाया, बिल लाया, विधेयक पारित किया और उसमें संविधान सभा की मांग की। उस विधेयक का नाम था स्वराज मांग, स्वराज मांग। जैसा कि आपको विजुअल हो रहा, हम लिख गए हैं आपके लिए ताकि आप देखते जाइए और नोट करते जाइए। तो सबसे पहले संविधान सभा की मांग अगर पूछेगा तो कौन किया था, तो 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज मांग एक बिल पारित किया था जिसका नाम था स्वराज मांग। स्वराज मांग के माध्यम से संविधान सभा की मांग की थी, कौन, बाल गंगाधर तिलक ने। ये तो था पहला फैक्ट, पहला इसका इतिहास। उसके बाद 1922 में यंग इंडिया के माध्यम से 1922 आया, 1922 में यंग इंडिया के माध्यम से गांधी जी ने संविधान सभा की मांग की। गांधी जी ने यंग इंडिया पत्रिका में एक कहा कि भारतीयों का संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होना चाहिए। उन्होंने इस पत्रिका के माध्यम से संविधान सभा की मांग की और उसमें कहा कि भारतीयों का संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होना चाहिए। उसके बाद आया 1934, अगला डेट 1934 में औपचारिक मांग की गई, किसके द्वारा, एम.एन. राव के द्वारा, एम.एन. राय के द्वारा औपचारिक मांग की गई 1934 में। उसके बाद आया अगला डेट 1935, तो पहले 1895, उसके बाद 1922, उसके बाद 1935, उसके बाद 1934, उसके बाद आया 1935। 1935 में कांग्रेस द्वारा आधिकारिक मांग की गई, आधिकारिक मांग की गई किसके लिए, संविधान सभा के लिए। उसके बाद आया अगस्त प्रस्ताव, 8 अगस्त 1940। ये अगस्त प्रस्ताव क्या था, तो अगस्त प्रस्ताव ही आप ये मान के चलिए कि संविधान सभा की आधारशिला है, क्योंकि अगस्त प्रस्ताव के बाद ही संविधान सभा के जो प्रारूप था वो सब तैयार होता चला गया। तो जो संविधान सभा का जो गठन हुआ एक दिन में गठन नहीं हुआ, उसकी लंबी प्रक्रिया है, लंबे समय से उस पर बातचीत हो रहा है, लंबे समय से सारे प्रस्ताव आ रहे हैं, बिल पारित हो रहा है, तब जाके संविधान सभा का गठन हुआ। तो देखिए अगस्त प्रस्ताव आया, तो अगर पूछेगा पेपर में कि अगस्त प्रस्ताव कब आया, तो आप कहेंगे 8 अगस्त 1940 में। ठीक है, 8 अगस्त 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया। उसके बाद इस प्रस्ताव को भी नहीं स्वीकारा गया। उसके बाद आया क्रिप्स मिशन, जिसके क्रिप्स मिशन, जो क्रिप्स मिशन आया तो कब आया, 1942 में। 1942 में आया क्रिप्स मिशन, जिसके अध्यक्ष थे स्टेफोर्ड क्रिप्स। ठीक है, तो पूछेगा क्रिप्स मिशन कब आया, तो आप कहेंगे ये सब रिलेटिव है किससे, संविधान सभा से। क्यों रिलेटिव है, क्योंकि ये सब संविधान सभा का जो गठन हुआ उसका इतिहास है, उसका ऐतिहासिक विकास है। ठीक है, कैसे कैसे कौन कौन सी मांग आया तब जाके संविधान सभा का गठन हुआ, तो उससे पहले वाला जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है उसको जानना बहुत ही जरूरी है। तो पूछेगा क्रिप्स मिशन कब आया, तो आप कहेंगे 1942 में आया। इसके अध्यक्ष थे स्टेफोर्ड क्रिप्स, वही स्वयं क्रिप्स ही थे। उसके बाद आया कैबिनेट मिशन, कब आया, मार्च 1946 में। तो कैबिनेट मिशन के द्वारा अगर पूछेगा कि संविधान सभा का गठन किसके किसके सिफारिश पे हुआ, किस मिशन के द्वारा हुआ, तो आप कहेंगे कैबिनेट मिशन के द्वारा हुआ। कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर ही संविधान सभा का गठन हुआ है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है कि संविधान सभा का गठन किसके द्वारा हुआ, तो आप कहेंगे कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर ही संविधान सभा का गठन हुआ। तो कैबिनेट मिशन भारत कब आया था, तो कैबिनेट मिशन भारत आया था मार्च 1946 में, जिसमें 3 सदस्य आए थे। 3 सदस्य कहाँ थे, कौन भेजा था, तो आप कहेंगे इटली। इटली जो थे उसको ब्रिटिश पीएम थे क्लीमेंट इटली। उस समय ब्रिटिश के पीएम कौन थे, क्लीमेंट इटली। उन्होंने ही क्रिप्स मिशन भारत भेजा था। उन्होंने क्रिप्स मिशन भारत इसलिए भेजा था क्योंकि वो चाहते थे कि जाके वो भारत में देख के आए इंडिया में कि वहाँ पर संविधान की जरूरत है कि नहीं। तो क्रिप्स मिशन भारत यही देखने आया था, यही समझने आया था। तो कैबिनेट मिशन इसीलिए आया था, सॉरी क्रिप्स मिशन नहीं, कैबिनेट मिशन इसीलिए भारत आया था 1946 में। कौन भेजा था, तो उस समय ब्रिटिश के जो पीएम थे क्लीमेंट इटली, उन्होंने ही भेजा था भारत कि जाकर देख के आओ। कैबिनेट मिशन को उन्होंने ही भारत भेजा था। उसमें 3 सदस्य थे, कौन कौन, एक थे सर पैथिक लॉरेंस, दूसरे थे स्टेफोर्ड क्रिप्स, तीसरे थे एवी अलेक्जेंडर। 3 सदस्य थे जो कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत आए थे। कौन भेजा था, तो पीएम थे उस समय के पीएम, ब्रिटिश के पीएम थे
क्लीमेंट एटली, उन्होंने ही भेजा था कि जाके देखिए कि सच में भारत में संविधान की जरूरत है कि नहीं। तो कैबिनेट मिशन योजना किसके आधार पर, कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर ही संविधान सभा का गठन हुआ। तो अगर पूछेगा कुछ में कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत कितने सदस्य आए थे, तो आप कहेंगे 3। पहला है सर पैट्रिक लॉरेंस, जो कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे। ठीक है, कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष अगर पूछेगा तो आप कहेंगे सर पैट्रिक लॉरेंस। दूसरे थे स्टेफोर्ड क्रिप्स, तीसरे थे एबी अलेक्जेंडर। अब तीनों को जान लेते हैं कि क्या क्या उस समय भारत में वो थे। तो जो स्टेफोर्ड क्रिप्स थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स क्या थे उस समय? तो उस समय स्टेफोर्ड क्रिप्स थे भारत सचिव, और जो स्टेफोर्ड क्रिप्स जो थे वो व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। सर पैट्रिक लॉरेंस जो थे भारत के सचिव थे, और जो अलेक्जेंडर थे भारत के नौसेना मंत्री थे। ठीक है, उस समय भारत में इनकी पोजीशन थी। और कौन भेजा था अगर पूछेंगे तो ब्रिटिश के जो पीएम थे क्लीमेंट एटली, उन्होंने ही भेजा था भारत। ठीक है, तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है इस पूरे संविधान सभा का, सभा में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन योजना कब आई थी? तो आप कहेंगे मार्च 1946 में। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत कितने सदस्य आए थे? तो आप कहेंगे 3 सदस्य। पहले थे सर पैट्रिक लॉरेंस, दूसरे थे स्टेफोर्ड क्रिप्स, तीसरे थे एबी अलेक्जेंडर। कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष कौन थे? तो आप कहेंगे सर पैट्रिक लॉरेंस। अगर पूछेगा कि सर पैट्रिक लॉरेंस उस समय भारत में क्या थे? तो आप कहेंगे भारत के सचिव थे। अगर पूछेगा स्टेफोर्ड क्रिप्स क्या थे? तो आप कहेंगे व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। अगर पूछेगा एबी अलेक्जेंडर क्या थे? तो आप कहेंगे एबी अलेक्जेंडर उस समय नौसेना मंत्री थे। ये सब फैक्ट है, आपको याद रखना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद आप देखेंगे कि संविधान सभा जब कैबिनेट मिशन योजना आया, उसके अंतर्गत तीनों जो सदस्य थे वो आए, उन्हीं के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ। संविधान सभा का जब गठन हुआ तो कितने मेंबर थे? तो 389, 389 कितने सदस्य थे? 389, 389 सदस्य थे। अब आप ये सोचेंगे, सबसे पहले बहुत ही कंफ्यूजन होती है कि 389 जो सदस्य थे, ये कहाँ 389 का आंकड़ा क्यों रखा गया? तो जो कैबिनेट मिशन आया था उसमें साफ साफ लिखा गया था कि 10,000 आबादी पर, 10 लाख की आबादी पर एक एक सदस्य होंगे, एक मेंबर होंगे। ठीक है, एक मेंबर होंगे, मतलब 10 लाख की आबादी को एक सदस्य रिप्रेजेंटेट करेगा। ठीक है, उसका प्रतिनिधित्व करेगा। 10 लाख की आबादी पर एक जो मेंबर है, एक सदस्य उसका प्रतिनिधित्व करेगा। तो इसी 10 लाख की जो आबादी पे एक सदस्य रिप्रेजेंट करेगा, उसी के आधार पर 389 का आंकड़ा है। कैसे? क्योंकि जब उस समय जब संविधान सभा का निर्माण हो रहा था तो करीब 40 करोड़ जनसंख्या थी। भारत की जनसंख्या कितनी थी? 40 करोड़। इसी 40 करोड़ को 389 से डिवाइड किया गया। यही आंकड़ा तब जाके 10 लाख से डिवाइड किया गया कि 10 लाख पर एक मेंबर होंगे तो 40 करोड़ पर 389 सदस्य होंगे, 389 मेंबर होंगे। तो आप ये जान गए कि संविधान सभा का जब गठन हुआ तो कितने मेंबर थे? तो आप कहेंगे 389। 389 कहाँ से थे? सबसे पहले 292 सदस्य, 292 सदस्य आए, उसके बाद 4, उसके बाद आए 92। ठीक है, 92। तो 292 सदस्य कहाँ से आए? आप कहेंगे ब्रिटिश प्रांत से। पूछता है कि 389 सदस्य जो संविधान सभा में थे कहाँ से थे सर? तो आप कहेंगे 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांत से थे, जहाँ पर ब्रिटिश का राज्य था, और 4 कमिश्नरी प्रांत से थे, कमिश्नरी प्रांत से, और 92 कहाँ से थे? देसी रियासतों से। तो आप ये आंकड़ा जरूर याद रखिएगा, भूलिएगा मत। अगर पूछेगा कि संविधान सभा में टोटल कितने सदस्य थे, आप कहेंगे 389। अगर पूछेगा जो 389 का आंकड़ा कहाँ से आया, तो आप कहेंगे भारत की जनसंख्या उस समय 40 करोड़ थी, और जो कैबिनेट मिशन भारत आया था उसमें साफ साफ लिखा गया था कि 10 लाख की आबादी पर एक सदस्य होंगे, वहीं से निकलकर आया था 389 का आंकड़ा। उसके बाद ये पूछता है कि 389 में कहाँ से सारे सदस्य चुने गए थे। अब ये देखिए, जो संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था वो अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था। ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं हुआ था। अब इसमें ये पूछता है
कि कितने सदस्य कहाँ से थे, तो आप कहेंगे 292 ब्रिटिश प्रांत से थे, 4 कमिश्नरी प्रांत से थे और 92 देशी रियासतों से थे। 292 जो ब्रिटिश प्रांत से थे इनका निर्वाचन हुआ था, 4 जो कमिश्नरी प्रांत से थे इनका भी निर्वाचन हुआ था, लेकिन जो 92 थे ये देशी रियासतें जो थी इनका निर्वाचन नहीं होता, इनका मनोनयन हुआ था। मनोनयन मतलब मनोनीत किए गए थे। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ। अब ये जान लेते हैं कि कमिश्नरी प्रांत जो थे, जो 4 कमिश्नरी प्रांत थे कौन कौन से थे। चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है, तो देख लेते हैं। पहला था दिल्ली, दूसरा था अजमेर मेड़वाड़ा, कुर्ग, तीसरा था कुर्ग और चौथा था बलूचिस्तान। अब देख लेते हैं, ये अजमेर मेड़वाड़ा राजस्थान में था और दिल्ली आप समझ ही रहे हैं। कुर्ग क्या था, कर्नाटक में था, आज के कर्नाटक में था। बलूचिस्तान पाकिस्तान में था, ठीक है, आज के पाकिस्तान में था। तो अगर पूछेगा कि 389 में जो 292 सदस्य थे कहाँ से थे, आप कहेंगे ब्रिटिश प्रांत से, जहाँ पर ब्रिटिश का डायरेक्ट शासन था। कमिश्नरी प्रांत से 4 थे, जहाँ पर कमिश्नर राज करते थे, वो भी ब्रिटिश के अंतर्गत ही थे, और लेकिन वहाँ उनका सीधा शासन ब्रिटेन के महारानी के पास था। तो उसके जो 4 कमिश्नरी प्रांत से आए थे, वो पहला था दिल्ली, दूसरा था अजमेर मेड़वाड़ा, तीसरा था कुर्ग, चौथा था बलूचिस्तान। पूछेगा कुर्ग आज के कहाँ में है, तो आप कहेंगे कर्नाटक। अगर बलूचिस्तान पूछेगा तो आप कहेंगे पाकिस्तान। आगे जो था 92 देशी रियासतें, इनका आप ध्यान रखिएगा कि इनका चयन नहीं और इनका निर्वाचन नहीं हुआ था, ये मनोनीत हुए थे। क्या हुए थे, मनोनीत हुए थे। अब जो आगे देखेंगे कि जो हम तो ये तो जान गए कि संविधान सभा 389 सदस्य थे और उसमें 292 देशी प्रांत से, ब्रिटिश प्रांत से और 4 कमिश्नरी प्रांत से और 92 देशी रियासतें थे। इसमें हम ये जाने कि 10 लाख की आबादी पर एक सदस्य होगा। ये सब तो था बेसिक सा क्वेश्चन। अब इसमें जब संविधान सभा का जो गठन हुआ, पहले तो हम मेंबर जान लिए। अब इसमें पूछता है कि इसमें कितनी टोटल 389 में कितनी टोटल महिलाएं थी, तो आप कहेंगे महिलाएं कितनी थी, टोटल महिलाएं कितनी थी, तो आप कहेंगे 389 की जो आंकड़ा है इसमें कितनी महिलाएं थी, तो आप कहेंगे 15 महिलाएं थी। अगर ये पूछेगा कि एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी, तो आप कहेंगे एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी। मुस्लिम महिला बहुत बार पूछता है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन है जो आपको फंसा देते हैं, आपको ध्यान रखना है। तो आप कहेंगे बेगम अय्याज रसूल। तो एक बेगम अय्याज रसूल एकमात्र मुस्लिम महिला थी संविधान सभा की सदस्य। अगर पूछेगा संविधान सभा में टोटल कितनी महिलाएं थी, तो आप कहेंगे 15। ठीक है, 15। जब संविधान बनकर तैयार हुआ था, तो कब तैयार हुआ था, 26 नवंबर 1949। इस सब के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम इसको जान लेते हैं कि कितनी महिलाएं थी, तो आप कहेंगे 15 और एकमात्र कौन सी महिला थी, मुस्लिम महिला बेगम अय्याज रसूल। आप ले लीजिए एक स्क्रीनशॉट। उसके बाद हम इसके आगे के बारे में जानते हैं कि कौन कौन से प्रस्ताव आए और कौन कौन से संविधान सभा की बैठकें हुई, बैठकों के बारे में हम जानते हैं। तो आप ले लीजिए एक स्क्रीनशॉट। तो संविधान सभा में टोटल कितने सदस्य थे, 389। कमिश्नरी प्रांत से कितने थे, तो आप कहेंगे 4। ब्रिटिश देशी रियासतों से कितने थे, तो आप कहेंगे 92। अगर पूछेगा ब्रिटिश शासन से ब्रिटिश प्रांत से कितने थे, तो आप कहेंगे 292 सदस्य। तो संविधान सभा में टोटल 389 मेंबर थे। 10 लाख की आबादी पर एक सदस्य को चुना गया था, उसी से 389 का आंकड़ा आया था। तो संविधान सभा में हम पूछे कि कितने महिला थे, तो आप कहेंगे 15। अगर पूछेगा तो महिलाएं कितनी थी, आप बताए हैं 15। अगर पूछेगा कि एकमात्र मुस्लिम महिला, तो आप कहेंगे बेगम अय्याज रसूल। तो ये सब तो हो गया। अब देखेंगे संविधान सभा की बैठकें। संविधान सभा की बैठकें बहुत इंपॉर्टेंट है। संविधान सभा की बैठकों में पूछा जाता है कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो आप कहेंगे संवैधानिक सलाहकार। बहुत ही बार पूछा गया संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो संविधान
संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? आप कहेंगे बी एन राव। बी एन राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कहा जाता है। आप ये जानकर हैरान होंगे कि बी.एन. राव संविधान सभा के मेंबर नहीं थे। वो संविधान सभा के मेंबर नहीं थे, फिर भी संविधान में जितने भी काम थे वो निःशुल्क अपनी सेवाएं संविधान सभा के निर्माण में दिए थे। बहुत ही विधि के बहुत ही विख्यात, बहुत ही जानकार थे, बहुत ही बड़े ज्ञाता थे विधि मतलब कानून के, इसीलिए वो संविधान के संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किए गए थे बी.एन. राव को। अगर पूछेगा संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन था तो आप कहेंगे बी.एन. राव। और कुछ क्वेश्चन ऐसे देख लेते हैं प्रारूप समिति के, वैसे समितियां बहुत थी तो प्रारूप समिति बहुत ही मुख्य। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे तो आप कहेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, अंबेडकर कौन प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इसमें 7 सदस्य थे जो स्वयं भीमराव अंबेडकर थे। ये तो था बेसिक से बात। हम बैठकों के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी और इसके अध्यक्ष कौन थे? पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी तो आप कहेंगे 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। अगर पूछेगा इसके अध्यक्ष कौन थे तो इसके अध्यक्ष थे अस्थायी। अध्यक्ष अस्थायी नहीं थे, अस्थायी थे। कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। इनके बारे में हम जान लेते हैं कि क्वेश्चन ये पूछता है जो 9 दिसंबर 1946 की पहली बैठक हुई थी उसके अध्यक्ष कौन थे। तो सबसे पहले पूछेगा अध्यक्ष जो थे अस्थायी थे कि अस्थायी, तो आप कहेंगे अस्थायी। अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। तो सच्चिदानंद सिन्हा पूछेगा कि इनका चयन हुआ था कि इनको निर्वाचित किए गए थे कि इनको ये संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, इसके लिए इनको अस्थायी अध्यक्ष बना दिए गए। तो आप कहेंगे संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे जिनको कौन था? सच्चिदानंद सिन्हा, जिनको संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बना दिए गए। अब आप ये देखेंगे कि 9 दिसंबर 1946 की पहली बैठक हुई। मेन देख लेते हैं, ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि हमें जो क्वेश्चन चाहिए उस क्वेश्चन को हमें देखना है। फिर आया 11 दिसंबर 1946। दूसरी बैठक कब हुई तो पूछेगा संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई तो आप कहेंगे 11 दिसंबर 1946। इसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे अस्थायी जो निर्वाचित किए गए थे। कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है, कहता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या सच्चिदानंद सिन्हा जो अध्यक्ष बने थे संविधान सभा के, कौन अध्यक्ष अस्थायी था कौन अस्थायी? तो आप कहेंगे पहली बैठक जब 1946 में 9 दिसंबर 1946 को हुई थी तो उसके अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। उसके बाद जो दूसरी बैठक हुई 11 दिसंबर 1946 को, उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो अस्थायी थे। कैसे अध्यक्ष थे? अस्थायी अध्यक्ष, इनको चुन लिया गया। तीसरी बैठक बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो 13 दिसंबर 1946 को हुआ। 13 दिसंबर 1946 को हुआ जो पंडित जवाहरलाल नेहरू 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव लाया। उद्देश्य प्रस्ताव। अब आप पूछेंगे कि ये उद्देश्य प्रस्ताव क्या है तो जो आप प्रियम्बल पढ़ेंगे जिसको उद्देशिका भी कहा जाता है उसकी आधारशिला है। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को एक उद्देश्य प्रस्ताव लाया। उसमें ये साफ लिखा था कि भारत का संविधान किस उद्देश्य से बनाया जा रहा है, इसके क्या क्या उद्देश्य हैं, उस सब के बारे में लिखा गया था, इसलिए उसको उद्देश्य प्रस्ताव कहा गया। उसे ही उद्देश्य प्रस्ताव की प्रस्तावना कहा गया। बाद में यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चल के प्रस्तावना के रूप में हमारे संविधान में जोड़ा गया, जिसको हम प्रियम्बल इंग्लिश में कहते हैं। तो अगर पूछेगा प्रस्तावना का आधारशिला क्या है तो आप कहेंगे उद्देश्य प्रस्ताव जो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में पेश किया था। तो ये तीनों डेट जो थे बहुत ही इम्पोर्टेंट थे। पहला 9 दिसंबर 1946 के जिसके अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी रूप से।
दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 की हुई, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अस्थायी रूप से अध्यक्ष चुन लिए गए। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया, जो प्रस्तावना की आधारशिला बना। और इस उद्देश्य का मतलब यही था कि हम भारत का जो संविधान लिखा जा रहा है वो किस उद्देश्य से है, इसके क्या क्या उद्देश्य है, क्या क्या कर्तव्य है, इन सबके बारे में एक हिसाब से उसकी झलक दिखाता है, पूरी प्रस्तावना की झलक दिखाया उद्देश्य प्रस्ताव। तो ये तो कुछ फैक्ट थे। आगे हम देख लेते हैं प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो आप कहेंगे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इसमें 7 लोग थे। अगर पूछेगा प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी जो कहते हैं उसको, जो उसके अध्यक्ष जो भीमराव अम्बेडकर थे, वो अगर कहेंगे कि उन्होंने ही प्रारूप तैयार किया था, तो उन्होंने प्रारूप समिति का जो अध्यक्ष था या प्रारूप समिति जो आई थी उसका काम प्रारूप तैयार करना नहीं था। उसके प्रारूप तो BN राव जो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार है उन्होंने ही तैयार कर दिया था। बस उसकी देखरेख के लिए समिति प्रारूप समिति का गठन हुआ, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। उन्होंने इस प्रारूप समिति के जो समिति में जितनी भी बातें थी उनका वो किया, रिप्रेजेंट किया। ठीक है, अब आप एक ले लीजिए स्क्रीनशॉट। उसके बाद हम कुछ और शॉट ले आते हैं, कुछ और भी क्वेश्चन आपके लिए लेकर आते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन और हम जान लेते हैं जो इससे रिलेटिव है। उसके बाद संविधान सभा बहुत ही बड़ा टॉपिक है, लेकिन हमें बहुत ही डिटेल में नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना है? क्योंकि हमें जो परीक्षा की दृष्टि से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे उन सारे क्वेश्चन को हमें कवर करना है। तो संविधान सबसे पहले पूछेगा कि संविधान सभा में सबसे पहले क्रिप्स मिशन कब आया, तो आप कहेंगे 1942 में। अगर पूछेगा संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ, तो आप कहेंगे कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर हुआ। कैबिनेट मिशन योजना भारत कब आया, तो आप कहेंगे मार्च 1946 में आया। कितने सदस्य थे कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत, तो आप कहेंगे 3 सदस्य थे। पहला सर पैट्रिक लॉरेंस, दूसरे थे स्टेफोर्ड क्रिप्स, तीसरे थे AB अलेक्जेंडर। जो स्टेफोर्ड क्रिप्स थे, सॉरी सर पैट्रिक लॉरेंस थे, उस समय भारत के सचिव थे। लेकिन जब क्रिप्स मिशन कैबिनेट मिशन भारत आया तो उसके अध्यक्ष थे। तो उस समय वो जो कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष थे वो थे सर पैट्रिक लॉरेंस, और उस समय भारत में उनकी क्या पोजीशन थी, भारत के सचिव थे। दूसरे थे स्टेफोर्ड क्रिप्स जो व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे उस समय भारत में, और तीसरे थे AB अलेक्जेंडर जो नौसेना मंत्री थे। ये तो था बेसिक सा क्वेश्चन। तो तीनों पूछा कि अगर पूछेगा संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ, तो आप कहेंगे कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर हुआ जो 5/1946 में आया। उससे पहले पूछेंगे कि इसकी आधारशिला किस योजना के अंतर्गत रखी गई, तो आप कहेंगे अगस्त प्रस्ताव के अंतर्गत जो 8 अगस्त 1940 में आया था। ये तो था बेसिक सा क्वेश्चन। उसके बाद आया संविधान सभा। संविधान सभा में पूछेगा टोटल कितने मेंबर थे, तो आप कहेंगे 389 मेंबर थे। 389 ये आंकड़ा कहाँ से आया, तो आप कहेंगे 10 लाख की आबादी पर एक सदस्य को नियुक्त किया गया। उसमें भारत की जनसंख्या 40 करोड़ थी। 389 में कहाँ कहाँ से सारे सदस्य आए थे, तो आप कहेंगे 292 ब्रिटिश प्रांत से आए थे, और 4 कमिश्नरी प्रांत से, और 92 देशी रियासतों से आए थे। ये तो था संविधान सभा की गठन के सदस्य कितने थे और उनका कैसे बंटवारा हुआ था। अगर पूछेगा कि संविधान सभा के जो 4 कमिश्नरी प्रांत थे, सभा में 4 सदस्य कमिश्नरी प्रांत से कहाँ कहाँ से, आप कहेंगे दिल्ली, अजमेर, मेवाड़, उसके बाद कहेंगे पूर्व, उसके बाद कहेंगे चौथा था बलूचिस्तान। ये तो था बेसिक से क्वेश्चन। अगर पूछेगा कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो आप कहेंगे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अगर पूछेगा संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो आप कहेंगे संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे डॉक्टर BN राव। और पूछेगा कि संविधान सभा का जनक संविधान का जनक किसे कहा जाता है, तो आप कहेंगे भीमराव अम्बेडकर को। ये तो था बेसिक सा क्वेश्चन। और हम देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, तो आप कहेंगे 9 दिसंबर 1946 को। इसके अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, सबसे बुजुर्ग थे। उसके बाद दूसरी बैठक हुई 11 दिसंबर 1946 को। इसके अध्यक्ष चुने गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तीसरी बैठक हुई 13 दिसंबर 1946 को, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव लाया, जिसमें उद्देश्य प्रस्ताव में लिखा था कि भारत के जो संविधान बन रहा है उसके उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य से बनाया जा रहा है। वही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर प्रियम्बल बना। प्रियम्बल मतलब प्रस्तावना। प्रस्तावना की आधारशिला ही उद्देश्य प्रस्ताव था, जो 11 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था। ये तो था कुछ बेसिक सा क्वेश्चन।
आगे हम आगे का टॉपिक देखेंगे। आज के लिए इतना ही। आज का ये डेमो क्लास यहीं पर खत्म होता है। कल हम आगे के टॉपिक को बहुत ही डिटेल से कवर करने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, बी हैप्पी।